हेलो डियर स्टूडेंट। तो हमने आज मॉर्निंग की क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम नेपोलियन बोनापार्ट से कंटिन्यू करते हैं। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आपका राइजिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हमने क्या देखा था, आपका नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट जो आपका कौन था, एक आपका कमांडर इन चीफ था। ये कौन था आपका कमांडर इन चीफ ऑफ फ्रेंच आर्मी। ये कौन था आपका कमांडर इन चीफ ऑफ द फ्रेंच आर्मी। और इसने 1804 में ही बिकम द डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। अब देखो, जैसे ही आपका नेपोलियन बोनापार्ट आपके पावर में आया, वो खुद ही क्या बन गया, एम्परर। तो इसने क्या लेकर आया आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड 1804। तो उसके कुछ एडवांटेज थे। एडवांटेज कैसे, उसने एबॉलिश कर दिया था आपका फ्यूडल सिस्टम, मतलब जो भी थे बंधुआ मजदूरी थी वो अबॉर्ट कर दिया था उसने। ठीक है, तो हमने मॉर्निंग क्लास में पढ़ा है। आज हमको पढ़ना है इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या थे। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। तो देखो, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो लेकर आया था आपका सिविल कोड ऑफ 1804, तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। इसके क्या है, कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। उस नेगेटिव पॉइंट को हमको लिखना है और समझना है। देखो, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट था उसका सेंसरशिप। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट क्या था उसका, सेंसरशिप। देखो, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है। सेंसरशिप का मतलब होता है कि आपको जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कम्युनिकेशन है, आप जैसे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है, आप अपनी आवाज उठाना चाहते हो तो वो आप उठा नहीं सकते। आप किसी भी लोगों के सामने 10 लोगों के सामने अपना व्यूज रखना पाते, वो आप व्यूज नहीं रख सकते। मतलब जो भी आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम है उसको क्या करना, बंद करना, उसको क्या बोलते हैं, सेंसरशिप। तो लिखिए इसमें, सेंसरशिप मींस सप्रेशन ऑफ स्पीच, सप्रेशन ऑफ स्पीच एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। सबको क्या कर देना, रोक देना, पब्लिक कम्युनिकेशन। तो ये नेगेटिव पॉइंट था। अगर आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो आप अपने व्यूज कैसे रखोगे। तो ये तो अपनी मनमानी कर सकता है ना। तो ये गलत बात थी इसकी। दूसरा, उसने क्या बोला कि नो राइट वाज गिवन टू वुमेन, नो राइट फॉर वुमेन टू वोट। तो वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था, वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इनिशियली वुमेन को वोट नहीं दे सकते थे। पर हमारी इंडिया में, जैसे हमारी इंडिया बनी 1947 में, हमको इंडिपेंडेंस मिला, तो हमको स्टार्टिंग से ही क्या मिला, हमको स्टार्टिंग से ही राइट्स मिले। ह्यूमन को राइट्स मिले हैं, मेल और फीमेल दोनों को राइट्स मिले। जैसे आप 18 साल के ऊपर क्रॉस करते हो आपको राइट टू वोट है। तो एक क्वेश्चन भी कभी-कभी आता है कि इंडिया में वुमेन को राइट टू वोट कब से मिला। तो स्टार्टिंग से, जैसे हमारी कंट्री बनी तभी से हमको क्या मिला, राइट टू वोट। पर इनिशियली फ्रेंच में ऐसा था क्या, नहीं, इनको राइट नहीं था। पहले लड़कियां लोग वोट नहीं देती थी। इनको ना ही प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार था, नो राइट ऑफ वुमेन इन प्रॉपर्टी। ना ही इनको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार था और ना ही इनको पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिलती थी। जो फादर से या मदर से जो प्रॉपर्टी है उनके पास, वो प्रॉपर्टी नहीं किसको मिलती थी, आपकी फीमेल लोग को। तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसको मिलती थी, बॉय चाइल्ड। ठीक है, दिस वर द नेगेटिव इम्पैक्ट। और लास्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये फोर्स करता था, force the people to join army, force the people to join army। ये चार नेगेटिव पॉइंट्स है आपके, सेंसरशिप, नो राइट फॉर द वुमेन टू वोट, नो राइट फॉर वुमेन इन प्रॉपर्टी एंड फोर्स द पीपल टू जॉइन आर्मी। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, अब देखिए हमें पढ़ना है अब फ्रांस में कौन-कौन सी दो क्लास की सोसाइटीज थी। फ्रांस में कौन-कौन सी आपके पास सोसाइटीज थी। एक सोसाइटी थी एरिस्टोक्रेसी, मतलब जिसमें बड़े लोग थे। फिर एक आपकी मिडिल क्लास थी और एक आपकी गरीब लोग, जो पीसेंट्री क्लास थी। तो हेडिंग डालिए, इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, हेडिंग डालिए, इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी। इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी। तो सबसे पहली क्लास क्या थी आपकी, सबसे पहली क्लास जो बनी, दैट इज एरिस्टोक्रेसी क्लास।
एरिस्टोक्रेसी क्लास में कौन थे आपके? रिच लोग, मतलब किंग, क्वीन, ठीक है। प्रिस्ट लोग भी इसी के अंदर थे, ठीक है। प्रिस्ट मतलब जो होते हैं आपके चर्च के जो होते हैं ना वो। एंड देन सेकंड आपका था पीजेंट्री क्लास। पीजेंट्री क्लास यहाँ पे कौन थे आपके? पुअर लोग, आपके फार्मर। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या था, दो क्लास थी पहले। सबसे पहले आपके एरिस्टोक्रेसी क्लास जिसमें बड़े राजा महाराजा लोग, और यहाँ पर कौन थे आपके? पीजेंट्री क्लास जो पुअर लोग थे। बीच में फिर क्या हुआ? यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यहाँ पर क्या हुआ आपका? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे इंडस्ट्रीज आने लगी और आपके मैन्युफैक्चरिंग उसमें काम करने लगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्लास 9 में दिया हुआ है, उसका वीडियो भी जल्दी अपलोड होगा मेरे YouTube चैनल पे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आपकी नई क्लास उभर के आई जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। इसको क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में कौन कौन से पर्सन थे? मिडिल क्लास में थे आपके डॉक्टर्स। मिडिल क्लास में कौन थे आपके? डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, क्लर्क। मतलब देखो एक प्रकार से मिडिल क्लास कैसी थी आपकी? एजुकेटेड क्लास थी। मिडिल क्लास कैसी थी आपकी? एजुकेटेड क्लास, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, मिडिल क्लास कैसी थी आपकी? एजुकेटेड क्लास। वेरी गुड। अब ये जो एजुकेटेड क्लास थी, इनके बीच में, इनके अंदर एक फीलिंग आने लगी ऑफ नेशनलिटी। इनके अंदर किसकी फीलिंग आने लगी? फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी का मतलब होता है कि हम फ्री है। नेशनल यूनिटी का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म। नेशनल यूनिटी का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म। अब हमको समझना है लिबरलिज्म का मतलब होता क्या है। लिबरलिज्म का मतलब होता है, लिबरलिज्म एक वर्ड से आया है जिसका नाम है लिबर। किससे आया है? लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। लिबरलिज्म कम फ्रॉम द वर्ड लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। जिसका मतलब क्या होता है? फ्री। तो हमको अब समझना है लिबरलिज्म के टाइप्स। लिबरलिज्म दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है, लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ पहले? फ्रीडम। तो फ्रीडम आपके दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फ्रीडम। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फ्रीडम। इसको पहले नोट कर लीजिए कि इन द मिडिल क्लास ऑफ 18th सेंचुरी तीन क्लास से आपकी एरिस्टोक्रेट थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण मिडिल क्लास आई, और तीसरी कौन सी आपकी? पीजेंट्री क्लास। तो ये बाद में आई, इसलिए इसका पॉइंट नंबर क्या है? थर्ड। टाइप्स ऑफ फ्रीडम। हां, देखो तो लिबरलिज्म मतलब होता है आपका, लिबरलिज्म मींस फ्रीडम। अब फ्रीडम में हमको पढ़ना है, सबसे पहला फ्रीडम पढ़ना है हमको पॉलिटिकल फ्रीडम। क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल फ्रीडम। और एक है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम एक है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम। देखिए पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल फ्रीडम में आपके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम में सबसे पहले ये करना, पॉजिटिव क्या था यहाँ पे? पॉलिटिकल फ्रीडम में पॉजिटिव क्या है? तो सबसे पहला था इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या मिला आपको? फ्रीडम ऑफ स्पीच। पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या होता है कि आपको अपनी भाषा, आपको आपके व्यूज एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है। सेकंड वन इज वोटिंग राइट्स। सेकंड वन इज वोटिंग राइट्स। थर्ड वन इज इंडिविजुअल राइट। फोर्थ देखिए तो पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम में था फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आपको आपकी व्यूज रखने का, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर आप अपनी बात रख पाते हो 10 लोगों के सामने, राजा के सामने, रानी के सामने, मिडिल क्लास के सामने, पीजेंट के सामने, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दूसरा है वोटिंग राइट्स।
आपको वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। हम अभी हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में वोटिंग राइट्स किस बेसिस पे थे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड। जिसके पास जमीन थी वो वोट कर सकता था, जिसके पास जमीन नहीं थी वो वोट नहीं कर सकता था। फिर हमने देखा कि यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि वो लड़कियों को अबॉलिश करता था फ्रॉम गिविंग द राइट टू वोट। तीसरा है इंडिविजुअल राइट। इंडिविजुअल राइट का मतलब होता है कुछ अधिकार जो आपके पास है। सपोज जैसे आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी है तो आप बर्थडे पार्टी थ्रो कर सकते हो, आपको कुछ मैरिज फंक्शन करना है तो आप कर सकते हो जहां चाहे वहां। पर राजा ऐसा अलाउड करता था कि उस टाइम पे नहीं, तो कुछ इंडिविजुअल राइट जो थे वो आपको नहीं मिलते थे, तो पॉलिटिकल फ्रीडम में आपको मिलते हैं। गवर्नमेंट मेड बाय द चॉइस ऑफ पीपल, तो जो भी सरकार आपकी बनेगी, एक तो मोनार्च ऑफ वोट आना है। मोनार्च का मतलब होता है कि आपका जो भी राजा है उसको क्या करना है, वहां से अबॉलिश करके उसको लेके आना है, गवर्नमेंट को लेके आना। और गवर्नमेंट कौन लेके आएगा आपका, बाय द चॉइस ऑफ पीपल, जिसको क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट देखो, सबसे पहला लैंडलेस लेबर। नेगेटिव पॉइंट क्या था, लैंडलेस लेबर। लैंडलेस लेबर का मतलब होता है पर्सन who does not have any land। लैंडलेस लेबर का मतलब क्या होता है, पर्सन who does not have any land। जिस पर्सन के पास कोई भी लैंड नहीं है उसको he was debarred from voting। डिबार्ड फ्रॉम वोटिंग का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, वो किसी का काम कर रहा है, तो जिसके पास जमीन थी उसी के पास राइट था कि आप क्या कर सकते हो, वोटिंग में पार्ट ले सकते हो। जिसके पास जमीन नहीं थी खुद की, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या प्रॉपर्टी वाली लैंड हो, कोई भी लैंड चलती, जिसके पास खुद की कोई जमीन नहीं थी उसको वोटिंग का राइट नहीं था। तो डिबार्ड फ्रॉम द वोटिंग मतलब जिसके पास ही कैन नॉट और ही और शी कैन नॉट वोट, ही और शी कैन नॉट वोट। ये क्या था, इसका नेगेटिव इंपैक्ट था। जिसके पास जमीन नहीं वो वोट दे सकता नहीं है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं। अब देखो इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब होता है, इकोनॉमिक का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के इसमें क्या होता है, अगर इसमें होता है आपका मार्केट को फ्री करना। इसमें मार्केट को क्या करना, फ्री करना। मार्केट को फ्री करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी प्रोड्यूस है आप बेधड़क होकर मार्केट में ले जाके उसको बेच सकते हो, कोई आपसे टैक्स नहीं लेगा, आप अपने प्रोड्यूस को अच्छे से कर सकते हो। सपोज आप कोई एक फार्मर हो, आप ऑरेंजेस ग्रो कर रहे हो, आप एक ऑरेंजेस ग्रो कर रहे हो, कोई एक फार्मर है जो आपका टोमेटो ग्रो कर रहा है, कोई पोटैटो ग्रो कर रहा है, तो आप जाइए मार्केट में उसको सेल आउट करिए। यहाँ पे ऐसा नहीं, राजा ये नहीं बोलेगा कि जो भी ऑरेंजेस है मेरे पास लाके रखो, मेरे को टैक्स दो फिर करो। मतलब आपने जो भी प्रोड्यूस करा है उसको सबको क्या करोगे, आप डायरेक्टली सेल आउट कर सकते हो मार्केट में। तो यहाँ पर जो आपका मार्केट था वो कैसा था, आपका नेशनल यूनिटी। मार्केट कैसा था आपका, नेशनल यूनिटी। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट इज फ्री, मार्केट इज फ्री। जिसको चाहे जो अधिकार है, जो ग्रो कर रहा है उसको सबको क्या कर सकता है, वो बेच सकता है। एंड दूसरा है आपका जो भी आपके हर्डल थे, हर्डल फॉर कंस्ट्रक्शन, हर्डल फॉर कंस्ट्रक्शन वाज मेड फ्री, वाज मेड फ्री। हर्डल फॉर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सपोज आपको रोड बनाना है, आपको घर बनाना है, तो इसमें क्या होता है आपके घर के सामने कुछ भी चीज आपको बनाना है, टेंपल्स बनाना है, चर्च बनाना है, तो आपके पास फ्री राइट्स है कि आप इसको जब चाहे तब उसको क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक राइट। आज क्या होता है, आपको घर बनाना है तो क्या करते हैं आपने लैंड खरीदा, आपने एक बिल्डर को पकड़ा, आपने मटेरियल्स लेके आए और आपने घर बना दिया। बस आपको एक छोटी सी परमिशन लेना पड़ता है फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका से आपने परमिशन ले ली, आपने नक्शा पास करवा लिया, आप अपने घर बना सकते हो। पर पहले ऐसा था क्या, नहीं, पहले राजा को जब तक एक राजा ने हाँ नहीं बोला तब तक क्या बना नहीं सकते थे, उसके मूड के ऊपर था, ठीक है। पर बाद में ऐसा हुआ कि नहीं, इकोनॉमिक फ्रीडम ने चीजों को क्या कर दिया, सबको हटा दिया गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हमको पढ़ना है एक टेक्निकल वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पढ़ना है जिसका नाम है ज़ोलबेरिन। क्या नाम है, ज़ोलबेरिन। ये क्या था, एक आपका कस्टम यूनियन था जो रशिया की मदद से बना था। क्या था, एक कस्टम यूनियन था जो किसकी मदद से बना था, आपका
रशिया की मदद से बना था। अब इसमें इसने इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों किया, कितना इंपॉर्टेंट है क्यों? देखो सबसे पहले हमको पढ़ना, देखो ये जो यूरोप था आपका, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज थी। यूरोप में क्या था आपका, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थी। जैसे मैंने बोला इटली, इटली भी यूरोप का पार्ट है। आपका जर्मनी, आपका फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तो ऐसी बहुत सारी ये सब क्या थी, अलग अलग कंट्रीज थी। अब यहाँ पर क्या था, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसी चलती थी। अलग अलग कंट्रीज में क्या होता, अलग अलग करेंसी चलती थी। कुल मिला के नियर अबाउट 30 करेंसी चलती थी। कितनी? 30। कहीं पे यूरो चल रहा है, कहीं पे पाउंड चल रहा है, कहीं पे डॉलर चल रहा है, कहीं पे येन चल रहा है, सब जगह पे अलग अलग करेंसी चल रही है। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये सभी कंट्रीज को मिला के हम क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन। अब हम क्या कहते हैं इसको, यूरोपियन यूनियन। पर इनिशियली ये सब कैसी थी, पहले के पहले आपकी सब कंट्रीज अलग अलग थी, करेंसी सबकी अलग अलग थी, बाउंड्री सबकी अलग अलग थी। आज भी इनकी बाउंड्रीज अलग अलग है, बट करेंसी कैसी यूज होती है, एक जैसी, जिसका नाम है यूरो। क्या नाम है, यूरो। तो अभी जो करेंसी यूज होती है यहाँ पे, अब वो क्या है आपकी, यूरो। पर इनिशियली वहां पे करेंसी कैसी थी आपकी, अलग अलग। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक कस्टम बना विद द हेल्प ऑफ, जिसका नाम था ज़ोलबेरिन। क्या नाम था, ज़ोलबेरिन, जो आपका एक कस्टम था। इट इज अ कस्टम यूनिट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ रशिया, फॉर्म विद द हेल्प ऑफ रशिया। और इसने क्या किया, ज़ोलबेरिन ने, जितने भी आपकी 30 करेंसीज थी, जितने भी आपकी क्या थी, 30 करेंसी थी, उस सभी करेंसी को क्या करा दिया, बंद करा दिया। एंड अब यहाँ पे ओनली 2 करेंसी वर इन फोर्स, ओनली 2 करेंसी इन यूज। अब कितनी करेंसी बची सिर्फ आपके काम में, सिर्फ 2 करेंसी। जितने भी 30 करेंसी थी सबको क्या कर दिया उसने, बंद करा दिया। ठीक है, खत्म हो गए। अब देखो इसी के साथ साथ अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, इसको रब करता हूं, दैट इज द बैटल ऑफ वाटरलू। दैट इज द बैटल ऑफ वाटरलू। ये आईएमपी क्वेश्चन है। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट आपका हार गया था। नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गया था आपका, हार गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी। तो यहां से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके कि बैटल ऑफ वाटरलू क्या है, और जिस लॉ के थ्रू ये ट्रीटी के थ्रू ये खत्म हो गया वो भी, जैसे ट्रीटी ऑफ वियना। तो यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, बैटल ऑफ वाटरलू और ट्रीटी ऑफ वियना। तो ठीक है, समझते हैं। देखो 1815 में आपका नेपोलियन बोनापार्ट था एक जगह पे, एक जगह पे क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट, और एक वर्सेस आपके कुछ कंजर्वेटिव लोग थे। यहाँ पे कौन थे आपके, कंजर्वेटिव पीपल। कंजर्वेटिव पीपल का मतलब क्या होता है, जो आपके ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। जो आपके कौन करते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जैसे चर्च और क्रिस्ट। तो इनका कहना क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट इनका, कि हम फिर से क्या लेकर आते हैं आपका, मोनार्च। क्या लेकर आते हैं, मोनार्च, मतलब किंग का रूल। तो ये चाहते थे कि they wanted to bring kingship, they wanted to bring kingship, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनार्च। मोनार्च का मतलब होता है रूल ऑफ इंडिविजुअल। मोनार्च का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किंग और क्वीन। तो जब इनकी लड़ाई हुई तो आपका नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, he lose the war। और जीते कौन, आपके कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या हो गए आपके, जीत गए। और जैसे ही कंजर्वेटिव आपके फोर्स में आएंगे, सबसे पहला लॉ आउटकम जो आया कि जो भी चेंजेस नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाए थे वो सभी के सभी चेंजेस को क्या कर दो, बंद कर दो। उसको बोलते हैं अनड्यू चेंजेस। मतलब चेंजेस दैट आर ब्रॉट बाय द नेपोलियन आर अनड्यू, मतलब जो भी बदलाव नेपोलियन ने किया था सभी के सभी क्या हो गए आपके, बंद। ठीक है, तो इसका आउटकम क्या निकला, इसमें जीता कौन आपका, कंजर्वेटिव। वेरी गुड। तो इसके आउटकम क्या निकले आपके, आउटकम ऑफ वॉर। आउटकम ऑफ वॉर में सबसे पहले क्या हुआ, चेंजेस ब्रॉट बाय नेपोलियन। कौन कौन से चेंजेस आपके, एबोलिशन ऑफ द बंधुआ मंजूरी, एबोलिशन ऑफ द राइट्स, वो वाली चीजें जितने भी अपने पॉजिटिव पॉइंट पढ़े थे ना आपके सिविल कोड में, वही पॉइंट। एबोलिशन, चेंजेस ब्रॉट बाय द नेपोलियन वाज रिमूव्ड, changes made by the Napoleon was removed and made undue। इसको क्या कर दिया, एंड इसके जितने भी चेंजेस थे सबको क्या कर दिया, undue। मतलब सेम एज अर्लियर, सेम एज अर्लियर। जो पहले के थे, मतलब राजा ही आपका मेन था, सब कुछ चीजें वो सभी के सभी वैसे के वैसे क्या हो गए आपके, आ गए। और इसके बाद उन्होंने एक और चीज किया, सेटलमेंट ऑफ यूरोप। सेटलमेंट ऑफ यूरोप मतलब इसने क्या किया, सेटलमेंट ऑफ यूरोप का मतलब होता है इट लिमिट्स द बाउंड्री, इट लिमिट्स द
बाउंड्री ऑफ फ्रांस, कि भाई अब बिना राजा के परमिशन के आप आ नहीं सकते। अब बिना राजा के, जैसे पहले क्या था, आपके जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, इटली, फ्रांस, जर्मनी, सब आप आपस में एक दूसरे की कंट्रीज में जा सकते थे, आप करेंसी सेल कर सकते थे। पर अब क्या हुआ, अब इन्हें सेटलमेंट लेके आ गए, तो इसने क्या करा, जितनी भी कंट्रीज है इसकी बाउंड्री को लिमिट कर दिया, वहां पे अपने सैनिक तैयार कर दिए कि अब आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमारी बाउंड्री के अंदर आ नहीं सकते, अब आप करेंसी भी आपकी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें उसने क्या लेकर चेंजेस लेकर आ गए। अब देखो, अब यहाँ पर क्या थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, जो कुछ लोग आपके क्या थे, पढ़े लिखे थे, वो हो गए आपके अंडरग्राउंड। तो जो पढ़े लिखे थे आपके, वो क्या हो गए आपके अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब कौन से, आपके मिडिल क्लास वाले, कौन, आपके मिडिल क्लास वाले अंडरग्राउंड हो गए। पढ़े लिखे लोग क्या हो गए, आपके अंडरग्राउंड हो गए। और इनने क्या करे, अपने खुद की सोसाइटी या एक यूनियन बनाना चालू कर दिया। इनने क्या करे, अपनी खुद की सोसाइटी और यूनियन बनाना चालू कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका, ये नंबर कर लिया आपने, नेपोलियन बोनापार्ट वर्सेस कंजर्वेटिव पीपल। हार गया था नेपोलियन बोनापार्ट, और ये चेंजेस जो थे उसने किए थे, उस सभी को क्या कर दिया, बस। देखिए, तो जो आपके अंडरग्राउंड लोग थे, जो आपके अंडरग्राउंड में कौन थे, आपके मिडिल क्लास के लोग। कौन थे आपके मिडिल क्लास के लोग, मतलब जो एजुकेटेड लोग थे आपके। अभी हमने पढ़ा एजुकेटेड लोग कौन थे आपके, डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, क्लर्क। वेरी गुड। अब देखो ये क्या हो गया, अंडरग्राउंड होने के बाद दे फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी, दे फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी, दे फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी, जिसको क्या बोलते हैं। और यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी बनाने के बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिसका नाम आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, जिसका नाम क्या है आपका, गैलिसेप्पी मैज़ेनी। क्या नाम था, ये नाम सुना है कि नहीं सुना? अरे बुक पढ़ेंगे क्या आपने? ये इंपॉर्टेंट आपका इटालियन रिवॉल्यूशनरी था जिसका नाम था गैलिसेप्पी मैज़ेनी। इसने क्या बोला, इसने दो आपके अलग अलग यूनियन बनाए, इसने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई। पहले सीक्रेट सोसाइटी बनाई इसने यंग इटली इन मार्सेल। मार्सेल क्या था, एक जगह का नाम है वहां पे उसने क्या बनाया, यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई। और एक यंग यूरोप, दूसरी सोसाइटी बनाई थी यंग यूरोप इन बर्न, दूसरी सोसाइटी बनाई थी यंग यूरोप इन बर्न। दो सोसाइटी बनाई किसने, इटालियन रिवॉल्यूशनरी गैलिसेप्पी मैज़ेनी ने। अब ये दोनों की दोनों सीक्रेट सोसाइटी जो थी वेयर अगेंस्ट कंजर्वेटिव, किसके अगेंस्ट थी ये, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन थे आपके, जो जीत गए थे, कंजर्वेटिव कौन थे आपके, जीत गए थे। तो ये दोनों सीक्रेट सोसाइटी थी, आपस में अपनी बातें कर रहे थे, और जो भी सोशल चेंजेस कंजर्वेटिव कर रहे थे उसके अपोजिट थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, आपके लेक्चर में हमने बोनापार्ट का सिविल कोड के जो भी लॉस है उसके नेगेटिव इंपैक्ट पढ़े। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट के बाद हमने फिर वाटरलू का वॉर पढ़ा, हमने सोसाइटीज पढ़ी, कितनी सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, आपकी प्रेजेंट सोसाइटी क्या थी, आपकी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आउटकम से आपकी मिडिल सोसाइटी आई, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। फिर हमने लिबरलिज्म पढ़ा, लिबरलिज्म आपके टू टाइप के थे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। अब इसके भी पॉजिटिव इंपैक्ट थे, इसके भी नेगेटिव थे, इकोनॉमिक के भी आपके पॉजिटिव। और आखिरी में जब ये दोनों, मतलब आपके नेपोलियन बोनापार्ट, आपके नेपोलियन बोनापार्ट वर्सेस जो कंजर्वेटिव था, तो जीता कौन इसमें से, जीता कौन, कंजर्वेटिव ही। तो ये दोनों जीतने के बाद फिर इन लोगों ने ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना। तो कहां पे बैठ के साइन करे इन्होंने, वियना एक सिटी है यहां पर। अब ट्रीटी ऑफ वियना में इन्होंने क्या किया, वही चीजें बातें कि जितने भी चेंजेस आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने करे वो सभी के सभी चेंजेस आज से क्या होते हैं, बंद। और जो पहले के आपके चेंजेस थे, जो राजा का रूल था, वही वैसे का वैसा रहेगा। तो ट्रीटी ऑफ वियना क्या है, ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड बिटवीन जो हार गए नेपोलियन बोनापार्ट वर्सेस ये, और इसमें जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन थे पहले मोनार्च वाले, वो फिर से क्या हो गए आपके रिज्यूम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, जल्दी इंतजार करिए, जल्द ही कल अपलोड होगा मेरा इसका पार्ट 3। थैंक यू।